अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम समझते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स सीपीसी का सेक्शन 26 से जो रिलेटेड है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स और प्लेंट का भी इसमें आगे चल के जिक्र आएगा। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट आर इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जो भी केस हमारा सूट जो इंस्टीट्यूट होगा वो प्लेंट के थ्रू होगा या कोई और तरीक़ेकार जो लॉ में दिया गया हो उस मुताबिक फॉर्मेट में दिया जाएगा। अब प्लेंट क्या है? प्लेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंटेंट्स होते हैं जो कि एक प्लेंटिफ होता है, यानी जो दावेदार होता है वो एक प्लेंट जो है कोर्ट में फाइल करेगा, अपने दावा जो है उसमें यानी लिखेगा। जिस जो मिसाल के तौर पे फैक्ट्स हैं वो अपने फैक्ट्स लिखेगा, जो क्लेम है वो अपने क्लेम लिखेगा। सही है। अब जो प्लेंट है वो प्लेंट सीपीसी में कहाँ डिफाइन की गई है, अब मैं बताता चलूँ आपको कि प्लेंट जो है वो सीपीसी के आर्डर 7 रूल 1 में उसका मेंशन किया गया है कि आर्डर 1 क्या कहता है, particulars to be contained in plaint. The plaint shall contain the following particulars. अब जो प्लेंट है उसमें ये फॉलोइंग पर्टिकुलर्स होना लाजमी है, ठीक है, यानी हम इनको जो है मिस नहीं कर सकते। ये ए से लेके आई क्लास तक है। अब सबसे पहले ए क्लास में है द नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज़ ब्रॉट। आप सबसे पहले कोर्ट का नाम ऊपर लिखेंगे कि आप कौन सी कोर्ट में सूट फाइल करना चाहते हैं, इवन लोअर कोर्ट है, अपर कोर्ट है, कौन सी कोर्ट है, ठीक है। बाज़ औक़ात कोर्ट के नंबर्स भी होते हैं, आप वो कोर्ट के नंबर्स भी दे सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे देता हूँ, जैसे इन दी कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज ई स्टेट कराची। अब मैंने टाइटल दे दिया, सिंपल क्लास के तहत टाइटल आ गया कोर्ट का। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं कि हम सिविल सूट का जो नंबर है वो ब्लैंक छोड़ देते हैं। जब नंबर आएगा तो वो उसमें दर्ज हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है कि बी क्लास में कि प्लेंटिफ का जो नाम है, उसकी वल्दियत और उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन क्लास बी के तहत दी जाती है, यानी उसकी एड्रेस जहाँ पे उसकी रेजिडेंस है वो। अब इसी तरह से डिफेंडेंट का भी जो क्लास सी होता है उसमें भी डिफेंडेंट की जो है हम पूरा नाम देंगे, वल्दियत देंगे, रिलीजन देंगे कि कौन से रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है, और उसकी पूरी एड्रेस देंगे जहाँ तक उसको नोटिस जो है या समन जो है वो मौसूल हो सके। अब उसके लिए वर्सेस मिसाल के तौर पे प्लेंटिफ है, वर्सेस जो है डिफेंडेंट होता है। अब इसमें अली अहमद देखें, सन ऑफ जो भी है फॉर एग्जांपल दिया गया है एज अ डिफेंडेंट है। अब ये ऊपर टाइटल हो गया केस का कि टाइटल हमें कैसे करना है। उसके बाद जो है एक आता है क्लास डी में कि वेयर द प्लेंटिफ आर डिफेंडेंट इज माइनर आर अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड स्टेटमेंट ऑफ द टू द इफेक्ट, ठीक है। अगर जो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट माइनर हो तो या अनसाउंड हो तो वो सूट जो है कैसे फाइल करेगा, तो उसको हम जो टाइटल में मैंने ये एक सैम्पल दिया हुआ है, इसको प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो भी ट्रीट करें आप, इसको नेम लिख के नीचे माइनर लिखेंगे, एज, लेकिन इसके नीचे थ्रू हिज नेक्स्ट फ्रेंड वो लिखना पड़ेगा कि जो 18 साल से अबव पर्सन है वो इस केस को परस्यू करेगा। जैसे में मोहम्मद एजाज का नाम दिया गया है। अब वो 18 साल का है, मतलब मेजर है, वो अपने माइनर का सूट जो है विदाउट एनी इंटरेस्ट परस्यू कर सकता है, बीइंग अ प्लेंटिफ आर डिफेंडेंट। अब आगे चल के ये टाइटल जो है देने के बाद अब हम आएंगे कि सूट कौन सी चीज़ का आप फाइल कर रहे हैं, ठीक है। मुख्तलिफ सूट्स होते हैं सिविल में, तो मैं अभी यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट्स बता रहा हूँ। फॉर्मेट है जो कि सिविल सूट का है, सूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट्स एंड पार्टीशन जो है वो एक प्लेंट है, सैम्पल वो मैंने दी हुई है। तो उसमें देखें कि
टाइटल दिया है सूट का, नीचे हमने जो फैक्ट्स लिखे हैं वो सारे फैक्ट्स हैं। अब फैक्ट्स, हर फैक्ट्स के नीचे जो है पैराग्राफ के नीचे हमारा जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट होता है वो इनक्लोज करना लाजमी होता है। वो डॉक्यूमेंट हम इनक्लोज करेंगे ताकि वो जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है उसकी जो मीनिंग है वो वाज़ह तौर कोर्ट को समझ में आ सके। उसके बाद जो आप इसमें पैराग्राफ 9 में देखें काज ऑफ एक्शन, ठीक है। अब काज ऑफ एक्शन क्या होता है? काज ऑफ एक्शन जो आपने फैक्ट्स लिखे हैं, मिसाल के तौर पे पैराग्राफ 1 से लेके 8 तक, वो सारे काज ऑफ एक्शन में यानी बंडल ऑफ फैक्ट्स उसको कहा जाता है, वो आ जाते हैं, ठीक है। अब काज ऑफ एक्शन आपका स्ट्रांग होगा, विद इन लिमिटेशन होगा यानी वैलिड होगा, तो आपका सूट एंटरटेन होगा। और उसके बाद जो है आप कोर्ट फीस जो है वो कर सकते हैं कि कितनी कोर्ट फीस है। ये पीरियड क्लास है, तो पीरियड क्लास मेरी जो है 3-4 पीरियड्स हैं, इसमें पीरियड आ गई है। अब इधर एक मैंने केसला मेंशन किया हुआ है काज ऑफ एक्शन का, ठीक है। सिंपल समझने के लिए कि काज ऑफ एक्शन क्या है। काज ऑफ एक्शन would mean the whole bundle of material facts which it was necessary for the plaintiff to prove in order to entitle him to immediate judgment. Cause of action would mean the infringement of the right which furnished occasions for the action. Contents of plaint would reveal cause of action, ठीक है। अब जो भी कंटेंट्स हैं वो हमने पैराग्राफ जैसे मैंने समझाया कि 1 से लेके 8 तक जो भी कंटेंट्स लिखे वो सारे रिवील्स करेंगे काज ऑफ एक्शन में कि काज ऑफ एक्शन हमारा क्या बना और हमने सूट जो है वो क्यों फाइल किया है, उसकी वजह क्या है। जस्ट आप समझ लें कि वजह क्या है। जो अभी नीचे है कराची की साइटेशन है उसमें भी काज ऑफ एक्शन क्या लिखा हुआ है। काज ऑफ एक्शन वुड मीन दी बंडल ऑफ facts upon which plaintiff based his claim against defendant। ये काज ऑफ एक्शन है। अब जो क्लेम होता है वो प्रेयर में हमारा क्लेम होता है कि हम क्लेम क्या करना चाहते हैं। जैसे अभी मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है किसी केस लॉ से निकाल के। क्लेम मीन्स अ डिमांड फॉर समथिंग सपोज्ड ड्यू टू आर डिमांडेड एज अ राइट। जो भी आपका क्लेम है, जैसे मैंने पार्टीशन का सूट फाइल किया तो लाजमी मेरा पार्टीशन का क्लेम था कि प्रॉपर्टी को पार्टीशन किया जाए, ठीक है। अल्टरनेट पार्टीशन नहीं होता तो फर्दर क्लेम होता है कि उसकी अल्टरनेट की जाए। तो अल्टरनेट में उसको ऑक्शन करके सेल करके थ्रू कोर्ट जो है वो हर किसी को अपना शेयर जो है वो कोर्ट दे दें। तो गाइस ये अभी एक छोटी सी कावश है मेरी। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है लेकिन बहुत कम टाइम में बनाई है। तो अगर ये आपको सही लगती है, समझ में आ रही है, तो मैं इसको फर्दर मज़ीद आगे लेके चलूँगा। आपके देखने के लिए आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आप लोगों को हमेशा शाद आबाद रखे।